Today we have speed test number 341. It's mathematics portion discussion. Now in this case, question number 51. बहुत बार आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा. इस तरह क्वेश्चन, when the price of pulses was increased by 28%, a family reduced its consumption in such a way that the expenditure remained same. मतलब खर्चा समान रह रहा है ना. If 24 kg were consumed per month earlier, find the new monthly consumption. अगर प्राइस बढ़ा है तो आपको कम करना पड़ेगा कंजम्पशन. भाई अगर किसी चीज का मूल्य बढ़ गया है, तो आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, खर्च क्या होता है, ये होता है मूल्य इंटू खपत. ये तो फॉर्मूला होता है मूल्य इंटू खपत का. अब यहां पर अगर मूल्य बढ़ रहा है तो आपको खपत क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी. अच्छा, उसका फॉर्मूला होता है जब, अच्छा इस ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक बार कोई चीज बढ़ रही है, आपको कुछ कम करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला फॉर रिड्यूस, परसेंटेज कम, इसका फॉर्मूला होता है 100 इंटू परसेंटेज मोर अपॉन 100 प्लस परसेंटेज मोर. राइट. अगर आपको कम करना है, परसेंटेज कम करना है, तो कितना है, मोर कितना हुआ है 28 अपॉन 128. अरे समझ में बात है. तो कितना हो गया 2800 अपॉन 128. अच्छा, 128 नंबर में क्या खासियत है, ये 2 की पावर 7 है ना. और देखो ऊपर, अब वैसे तो आप चाहे नॉर्मली कर सकते हो, इसको आप 4 से काट दो, 4 या 12, 4 दूनी 8, और ये हो गया, और फिर 4 से काट दो. दिख रहा है क्लियर है. 7 से काटो और 100, नहीं 4 से काटेंगे ना, ये 4 से कितना जाएगा 8 बार, और ये कितना जाएगा. अच्छा देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना. हम यहां पे करने क्या जाते हैं, इसको कर देते हैं कैंसिल, या आप इसको ऐसे छोड़ दो. हमारे पास आ गया 700/8%, इतना कम करना है. अब देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट करो, इसका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट बताना चाह रहा हूं आप लोगों को. सॉरी 32, 700/32. हम कोई क्वेश्चन किस लेवल तक करें वो इंपॉर्टेंट है. ये आपको समझ में आया. तो देखो फाइनली हमने क्या चीज सीखी, हमने ये चीज सीखी कि 700/28% आपको डिक्रीज करना है. ठीक है, 32 आया था. इतना हमने देखो ध्यान समझना, मैं इसको कैसे ओरल करता हूं. इसके बाद यहां पर जो ये वर्ड आया, आपको ये अगर सीखे तो बहुत चीजें आपकी आसान हो जाएंगी. इसके बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, देखो मेथड 1 जो आप अभी तक करते आए हो, आप क्या करोगे, इसको कितने से काटोगे, 4 से काटोगे. 4 एकम 4 बचा कितना 3, 30, 4, 7 और 5 अपॉन 8. 175/5, 175/8% डिक्रीज करना है आपको. और आप पहले कितना खा रहे हो, 24 किलो. तो आपको आंसर क्या होगा, 24 माइनस 175/8% ऑफ 24. ये आपका आंसर होगा. अरे समझे बात. ये सब कुछ मैं ऐसे करना था, लेकिन अब उसका दूसरा मैथड समझो. अगर हमारे पास 700/32% डिक्रीज है, अब इस लाइन का मतलब आपको समझना पड़ेगा परसेंटेज के लॉजिक से क्या होता है. देखो अगर मैं कहता हूं डिक्रीज या इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, अगर हमारे पास कोई वैल्यू है जो कि मुझे 20% डिक्रीज करनी है, जब भी डिक्रीज वर्ड आता है या इंक्रीज वर्ड आता है, इसका मतलब होता है इसका कोई बेस होगा, है ना. वो अगर आप बेस समझो तो चीज आपके लिए आसान है. बेस का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहता हूं सैलरी 20% डिक्रीज, इसका बेस क्या है, किससे डिक्रीज हुई होगी, पहली वाली सैलरी से, जो पहले रही होगी सैलरी, है ना. अगर मैं कहता हूं लॉस है, किसी वस्तु को बेचने पर 20% लॉस है, इसका मतलब क्या है, किस पे लॉस होगा, सीपी पर, क्रय मूल्य पर. तो जब भी डिक्रीज वर्ड आता है तो डिक्रीज किस पे लग रहा है, आपको देखना होगा पहले क्या था. और अगर मैं कहता हूं सैलरी 20% डिक्रीज, इसका बेस क्या होगा, ओल्ड सैलरी. क्यों, और लेस 20% या लॉस 20%, इसका मतलब क्या है, सीपी. और इसको घटाने पे क्या आएगा, एसपी आएगा. यहां पे क्या आएगा, न्यू सैलरी. ठीक है. अच्छा, अब ये तो हो गया परसेंटेज में. अगर किसी व्यक्ति की सैलरी मान लेते हैं, किसी व्यक्ति की सैलरी होती माना 200 रुपया,
और उसकी सैलरी 20% घट गई, तो क्या करोगे आप? 200 का 20% निकालोगे, कितना होगा? 40 रुपया। तो न्यू सैलरी कितनी हो गई? अगर किसी वस्तु का सीपी है 160 रुपए और उस पर 20% लॉस हो रहा है, तो कैसे करोगे? एसपी क्या आएगी? 160 का 20% 32 रुपया, तो 32 माइनस करोगे 128 आएगी, ये तो करोगे। ये आपने अभी तक पढ़ा है। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि अगर 20% डिक्रीज आ गया तो आप इसको फ्रैक्शन बना लो 1/5। 20 को 100 से डिवाइड कर दो, परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना बहुत आसान हो जाता है, 100 से भाग कर दो, तो 20/100 क्या 1/5 आया। ये जो अपॉन में होता है ये होता है ओल्ड या पुरानी वैल्यू, है ना। जैसे यहां पर ओल्ड सैलरी थी या सीपी थी, और ये एक क्या होता है? डिक्रीज, कमी होना। तो अगर पुरानी सैलरी या सीपी आपकी 5 रही होती और 1 रुपए घट रहा है, तो नई कितनी बन जाती? ये समझाया क्या हुआ भाई? ये था 5 आपकी ओल्ड सैलरी है, चलो हम इसको सीपी पे करते हैं। माना क्वेश्चन होता है किसी वस्तु की सीपी कुछ भी रही हो, लॉस 20%, तो आप इस 20% को सीधे दिमाग में बनाओगे 1/5। ये समझ में आया? अब 1/5 में 5 तो हो गया सीपी, ठीक है, और एक क्या हो गया? लॉस। अरे ठीक है, अगर 1 रुपए का लॉस है, 5 रुपए सीपी है, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 4 रुपए। अब क्वेश्चन में क्या दिया उसके हिसाब से देखोगे। अगर इस क्वेश्चन में होता है कि किसी वस्तु की लॉस है 20% और एसपी है 40 रुपए, तो बताओ उसका सीपी क्या है। तो यहां पर देखो एसपी 4 रुपए, 4 बराबर 40, तो 5 बराबर कितना? आंसर। अब मैंने आपको ये क्यों समझाया, देखो इसका यूज कैसे करूंगा, देखो ध्यान देना। 700/32 आ गया। मैंने आपको एक बात बोली थी कि आप इसको कैंसिल मत करो आगे, क्योंकि अगर ये परसेंटेज है, मैं इसका फ्रैक्शन बनाऊंगा, तो फ्रैक्शन के लिए मैं क्या करता हूं, इसको 100 से भाग कर देते हैं, तो ये 7 दे। अब यहां पे क्या हुआ, अगर 32 रुपए आपका पुराना कंजम्पशन होता, पुराना आपका क्या था? पुराना खर्च, तो अब नया खर्च क्या हो गया? ये हो गया कमी करनी पड़ेगी। मतलब अगर 32 ओल्ड है तो न्यू कितना होगा? 25। समझे बात? तो हमारे क्वेश्चन में ओल्ड क्या है? 24। तो एक होने पर न्यू कितना होगा? 25/32। तो 24 होने पर कितना होगा? 25 गुणा 24। देखो इससे बहुत जल्दी हो जाएगी चीजें आपकी। एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि इतना कमी करनी है, परसेंटेज को आप फ्रैक्शन बना लो। मैंने तभी जानबूझ के 700 छोड़ दिया क्वेश्चन, क्योंकि 1/100 करेंगे 0 कट जाएगा, ठीक है। अच्छा ये कितना हो जाएगा? 8 या 24, 8 चौक 32, 25 या 75/4, 4 एकम 4, कितना बचा? 3, 8, 18.75। आंसर इज सी ऑप्शन। अरे समझे कुछ मैंने क्या किया? अच्छा अब इसका एक और ट्रिक देख लो आप, मतलब इसको मैं पहले लाइन में सॉल्व कर लेता, आपको मैंने इतना करना की जरूरत नहीं पड़ती, मैं इसको एग्जाम में कैसे जल्दी करता। अगर आपको एग्जाम निकालना तो परसेंटेज को इससे सोचना शुरू करना पड़ेगा, कमी बड़ी वृद्धि ये सब इसको बड़े ढंग से सोचना पड़ेगा, क्योंकि इससे चीजें बहुत जल्दी हो जाती हैं। आपको कम से कम फॉर्मूला लगाने, ज्यादा दिमाग लगाना है, ठीक है ना। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं वैसे करता नॉर्मली, तो देखो मैंने क्या लेस कितना होगा? 2800/128, ये तो करते हैं, और ये परसेंटेज लेस हो गया, इसको आप सीधे 1/100 कर लो, तो 28 में 128 हो गया। मतलब अगर आपका 128 पुराना खर्च होता तो ये होती कमी, तो इस हिसाब से नया खर्च कितना होता? 100 रुपया। बस क्वेश्चन खत्म। 128 पुराना, तो अगर 24 पुराना खर्च तो नया खर्च कितना? 100 गुणा 24/128, बस सीधे आंसर हो जाता। अरे समझे बात? ये तो लॉजिक है। मतलब कितना जल्दी क्वेश्चन हो गया। आपको बहुत कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सीधे आपको यहां पर फाइनली इसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो परसेंटेज का ऐसा यूज सीखना पड़ेगा आपको कि हम सीधे कैसे परसेंटेज से वैल्यू कन्वर्ट कर देते हैं। ओके ये बड़ा क्वेश्चन था। अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन बाइक, हैड ही मूव 4 km/h फास्टर, ही वुड हैव टेकन 32 मिनट लेस। If he had moved 4 km/h slower, he would have taken 48 मिनट मोर। इस क्वेश्चन में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। आपको स्पीड नहीं दी हुई है, बस ये बोला है कि अगर वो अपनी स्पीड से 4 किलोमीटर फास्टर चलता या 4 km/h लेस चलता तो उसको कुछ समय कम या ज्यादा लगता। तो मान लेते हैं एक्चुअल डिस्टेंस
डी जो हमें निकालनी है, ये हमें निकालना है, ठीक है। और एक्चुअल स्पीड मान लो कि x है, ठीक है। तो देखो एक्चुअल टाइम कितना होगा, डी बाई एक्स। देखो जब आपको प्रैक्टिस होगी ना इन क्वेश्चन की, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधे करना होगा। देखो केस 1 टाइम कितना होगा, डी बाई 4 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब पहली जो स्पीड थी x उससे 4 किलोमीटर ज्यादा, x प्लस 4, ठीक है। और केस 2 डी बाई एक्स माइनस 4, ये तो टाइम लगा। अच्छा ये जो टाइम है, ये टाइम पिछले टाइम से ज्यादा है या कम है, कम है। और किससे कम है, इस डी बाई एक्स से, क्योंकि जब आप स्पीड तेज कर लोगे तो आपको कम समय लगेगा। इसका मतलब पहली कंडीशन बनेगी डी अपॉन एक्स, पहला टाइम माइनस नया टाइम, और इनका डिफरेंस कितना है 32/60 कर लो आवर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि मिनट दिया है। और सेकंड कंडीशन में ये टाइम ज्यादा है या ये टाइम ज्यादा है, बताओ। हम टाइम कंपेयर किससे करें, ओरिजिनल टाइम से, तो ये टाइम ज्यादा होगा क्योंकि इसकी स्पीड कम होगी, तो स्पीड कम टाइम ज्यादा, डी बाई एक्स माइनस 4 माइनस डी बाई एक्स इज इक्वल 48/60। अब हमारे दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन से हमको डी निकालना है, डी तो निकालना है इस क्वेश्चन में। अच्छा अब करने का तरीका क्या रहेगा इसका, यहां पे डिवाइड कर दो इसको, 7 से 7 कट गया, ठीक है, 8 से 4 बार, 8 से 6 बार, और 16 से 2 बार, 16 से 3 बार। इधर देखो डी कैंसिल कॉमन आ जाएगा। अब जो अगला स्टेप है, थोड़ा ये ना यहां से इतना स्टार्ट करना है आपको एग्जाम में, ये सब ऊपर की चीजें नहीं करनी है, इतनी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आया हुआ है। आप प्रीवियस बुक उठाना तो आपको ये क्वेश्चन दिखेगा 2 बार एग्जाम में। तो अब यहां से आपको जल्दी करने की आदत होनी चाहिए। ऊपर एलसीएम क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 4, ये हो गया x प्लस 4 माइनस एक्स, ठीक है। नीचे क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 4, ये हो गया x माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल 2/3। यहां से x जल्दी आ जाएगा, x x कट गया, ये x कैंसिल हुआ, ये x कैंसिल हुआ, ये हो गया कितना 4/x प्लस 4, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये x माइनस 4 इज इक्वल 2/3, ये कैंसिल हो गया 4। तो 3x माइनस 12 इज इक्वल 2x प्लस 8, x बराबर 20। अब किसी एक क्वेश्चन पुट कर दो, d अपॉन 20 प्लस माइनस d अपॉन 24 इज इक्वल, ये कितना बचेगा 32 और 60, क्यों, हाँ 8/15। सॉल्व करो, एलसीएम कितना आएगा 120, 6d माइनस 5d इज इक्वल 8/15, 64। इसके शॉर्टकट बहुत बुक में लंबे लंबे दिए हुए हैं, मतलब इसका फॉर्मूला दिया बड़ा सा, हम वैसे नहीं करते, सीधे से कर देते हैं, क्योंकि इसमें और कोई फायदा नहीं है करने का, फॉर्मूला याद ही नहीं पाओगे आप। अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका एक शॉर्टकट याद रखना, 2 cos अल्फा, और आपसे पूछा x, ये तो क्या आसान क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये हो गया 2 cos अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2। ऑप्शन में देखो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी हो गया बस, नहीं ये भी नहीं होगा, यहां 1 है, सी होगा। कैसे होगा, यहां से 2 कॉमन ले लो, ये बचेगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और उसके बाद ये होता है cos 2 अल्फा, और उसका वैल्यू होती है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा सी। एंगल वैल्यू तो याद है cos की, मान लो कि अल्फा बराबर 60 डिग्री, ठीक है। अगर अल्फा 60 हो तो cos अल्फा कितना होगा, 1 हो जाएगा ना, क्योंकि cos 60 1/2, 2 to 1 हो गया, तो x प्लस 1/x कितना आ गया 1, और आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, दिस इज x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा -1। अरे समझे भैया, हमारे पास क्या आ गया -1। अब देखते हैं अल्फा 60 रखने से कौन सा ऑप्शन -1 दे रहा है, ये तो नहीं होगा, ये होगा क्या 1 बाई, ये 0 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। यहां पे देखो 2 cos स्क्वायर अल्फा, cos 60 का स्क्वायर 1/4 माइनस 2 इंटू 3/4, अरे समझे, ये हो गया 1/2 माइनस 3/2, -1 आ गया, ये आंसर मैच कर गया। अच्छा इसको भी देख लो, cos 60 1/4 माइनस 3/4, ये आएगा -1/2, तो हमारा आंसर क्या हो गया सी ऑप्शन। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद होता वैसे कर लो एंगल वैल्यू से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो एंगल से चलती है पूरी। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद हैं तो आप एंगल वैल्यू पुट कर लो।
नदी में डूबो तो जिंदगी से पार निकल जाओगे, क्या कीड़े मकोड़े जीने से फायदा है। जिंदगी में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो घर वाले भी पता है एक दिन में कुछ चेहरा पजाना भूल जाएंगे अपने। जब तुम्हारे दोस्तों की शादी हो जाएगी, दोस्त के घर जाओगे तो वो कहेगा कहाँ आ गया, कम कहती है ना, भगाने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लो, शादी करो, जिससे तुम लोग अपने घर में सुख शांति से रह सको। A wall of length 75 meter, breadth 3 meter and height 12 meter is to be made. If dimension of each brick is 30 by 5 and 10, then find the cost of wall if cost of 1000 brick is। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो पहली बात तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है। तो देखो वॉल की लेंथ है 75 मीटर, ध्यान देखना देखो ये सेंटीमीटर है, ये मीटर तो उसको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लो। वॉल की लेंथ हो गई 7500 और ब्रेथ हो गई 300 सेंटीमीटर में एंड हाइट इज 1200। ये तो हो गई वॉल की लेंथ। और एक ब्रिक का डायमेंशन कितना है 30 इंटू 5 इंटू 10, मतलब इतनी ब्रिक चाहिए होंगी। देखो ये 300 से 300 पूरा पूरा कट गया, ये 15 से 15 कट गया, 15 5 75 होता है। तो 12 गुणा 15 कितना हो गया, एक 8 जीरो और 4 जीरो लग जाएंगे। इतनी ब्रिक चाहिए है ना। और 1000 ब्रिक की कॉस्ट कितनी है 1500 रुपए। तो इतनी ब्रिक की कॉस्ट कितनी होगी 18000। बहुत सारी ब्रिक्स हैं यार ये तो। अच्छा एक जो ज्यादा हो गया ना, हाँ एक जो ज्यादा हो गया, क्या हो जाएगा 1500। और वैसे भी हमें टेंशन नहीं होती थी क्योंकि आंसर में जीरो से फर्क पड़ने वाला नहीं था, अपॉन 1000। तो देखो 4 जीरो तो आने आने, बल्कि 5 जीरो आएंगे तो ये आंसर नहीं हो सकता। और 9 का मल्टीपल जरूर होगा आंसर, है ना। 27 का मल्टीपल, ये तो आंसर नहीं हो सकता, है ना। और ये नहीं हो सकता तो एक ही आंसर बचा। क्या करना है समझे, मतलब क्या नहीं हो सकता वो निकाल देते हैं, तो जो बचेगा हमारा आंसर होगा। इफ ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, ये सेंटर है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई। देखो यार अगर ये z है तो ये 2 है, तो ये कितना होगा डबल होगा ना इसका। और दोनों एंगल बराबर होंगे, मान लेते हैं दोनों एंगल ए है, क्योंकि दोनों एंगल बराबर होंगे, सेम सेगमेंट है। ये ए तो ये कितना हो जाएगा 2a। अरे बात समझ में आती है। अच्छा अब हमें और एक चीज देखनी है, अगर ये ए है ये ए है तो ये कितना होगा अच्छा, और ये कितना होगा, सॉरी ये वाई होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। अरे ये पूरा देखो ट्रायंगल, ये जो है आपका चतुर्भुज बन रहा है ना, ये ए माना मैंने, ये भी ए हो गया, तो ये हो गया 180 माइनस ए। इन चारों का सम कितना होगा x प्लस 180 माइनस ए प्लस 180 माइनस ए प्लस वाई इज इक्वल 360। तो ये 180 कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल 2a। और 2a की वैल्यू कितनी है आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अ सम ऑफ ₹41472 अमाउंट टू ₹65856 आफ्टर 3 years एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ध्यान देना क्वेश्चन बहुत आसान है, जल्दी करना बड़ा मुश्किल है। ये क्या दिया है अमाउंट, ये क्या दिया है प्रिंसिपल, और आप जानते हो फॉर्मूला ए बराबर पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन, ये तो फॉर्मूला पढ़ा आपने। अच्छा ए कितना दिया है 65856 इज इक्वल 41472 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3, ये करना है। अच्छा अब इसमें सबको पता है कि भाई यहां पर घनमूल निकालना है, तो क्यूब रूट का एक शॉर्टकट होता है। देखो जैसे 65856 है और इधर हो जाएगा 41472 इज इक्वल 1 प्लस आर बाई 100 का क्यूब। अच्छा अब या तो आप इसको कैंसिल कर लो, देखो 4 से कट रहा है ना, 4 1 जा 4, बट टाइम वेस्ट होगा उसमें। अच्छा हम क्या करेंगे, ध्यान देना स्टेप को, हम कुछ ऐसा जुगाड़ लगाने की कोशिश करेंगे कि हमें बिना पूरा किए आंसर आ जाए हमारा, ठीक है। अब वो तरीका क्या होता है, देखो जरा ध्यान देना, 17 से 1/3, ये कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू 17 से 51 52/3 होगा ना, ये जो कि 100 को नहीं काट रहा है, इसके होने के चांसेस कम है। अरे समझे बात, मैं ऐसा जुगाड़ से निकाल रहा हूं आंसर जो जल्दी हो सकता है। 16 सहित 2/3, ये क्या होता है 50 अगर मैं आर का मान 50/3 रखूंगा तो ये क्या होगा 50/3/100, तो ये जाएगा 1 प्लस 1/6 या 7/6। अरे कुछ समझे बात, इसका मतलब अगर ये आंसर होगा तो ये जो वैल्यू है ये 7 का मल्टीपल होगी, और अगर ये 7 की मल्टीपल होगी तो मेरा आंसर ये होगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कुछ समझे मैंने क्या बोला।
अगर ये आंसर होगा तो यहां पर 50/3/100 आएगा, जो सॉल्व करके होगा 1/6, 6 एलसीएम लोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी। अगर मेरा बी आंसर होगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 7/6, और 7/6 का क्यूब मतलब इसमें 7 आना चाहिए। तो 7 9 63 देखते हैं, 7 9 63 बचा कितना 2, 28, 7 चौक 28, 7 8 यस। और अब एक और बात कंफर्म करना 100%, तो 7 यहां पे 3 बार है, तो 7 एक बार और होगा, देख लेते हैं। 7 एकम 7, 7 21, 7 चौक 28, 7 यस। अरे क्लियर, बकरा होंगे, हमें क्या करना है, हमें आंसर से मतलब है ना। आप इसको यहां पे देखो, अभी आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं देखो 6 5 8 56, फिर 4 1 4 72 इक्वल 1 प्लस r/100 का क्यूब करते, फिर आप इसको काटते 4 से दोनों ऊपर नीचे, सिंप्लीफाई करते ना पहले कुछ ना कुछ। लेकिन उसमें क्या है, गलती हो सकती है, आप ढूंढ ही नहीं पाओ, पता लगा ये क्वेश्चन 13 से कट रहा हो दोनों ऊपर नीचे, कहां तक ढूंढोगे। तो इसका रिवर्स प्रोसेस बहुत आसान होता है कि आप चेक कर लो क्या हो सकता है भाई। यहां पे 1 प्लस r/100 की पावर में कुछ तो वैल्यू होगी ना यहां पर, तो जो ऑप्शन होगा मैच करके देख लो, समझे भाई, नोट कर लो, लिख दिया करो, इसके बाद ऑप्शन रख के देख लो। इसलिए अगर आप ऐसे अप्रोच नहीं सीखोगे, एसटी डिस्कशन का ये तो फायदा होता है कि भाई मैं कुछ ना कुछ अलग चीज बताता हूं आपको, वो ध्यान रखा करो उन चीजों को कि यार इसको वैसे करना चाहिए, क्योंकि आपके दिल से आ जाना चाहिए यार ये तो मैं अगर ऐसे करूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो गया। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना, जिसमें कि मैथ्स के लिए केवल 20 मिनट, अगर आप बाकी को 10 मिनट दे रहे हो, रीजनिंग को 20 मिनट, 10 मिनट इंग्लिश, और वैसे भी तुम लोग यूपी वालों इंग्लिश वाली बहुत ही बेकार होगी, वो तो 2 मिनट में समझ जाएगा, ये नहीं आता, 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 चलो आगे बढ़ते मम्मी गया ये भी, है ना। तो मैथ्स को फोकस करो, इंग्लिश पे भी कमांड करना है, मैथ्स में भी कुछ ना कुछ ट्रिक्स लगाओ कि क्वेश्चन जल्दी हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओके, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, यहां पर बोर्ड मार्क्स को जरा सी गलती कर दिया आपने क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले क्या लेना है, दूसरा क्या लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, 8 3 11/4 अपॉन 11/6 डिवाइडेड बाई 7/8 गुणा 7/12 प्लस 5/7 डिवाइडेड बाई 9/28, ठीक है। यहां तो आप सही है ना, ये 11 कट गया, ये 6 4 ऊपर आके 3/2 हो गया, मल्टीप्लाई ये 8, ये मल्टीप्लाई कर लो 8/7 गुणा 7/12 प्लस 5/7 इंटू 28/9, ये 4 बार जाएगा, यहां पर 7 कटा, अच्छा ये मैंने गलत कर दिया यहां पर ना, 2 से 4 बार, 4 से 3 बार, और 3 से 3 कट गया, 1 प्लस 20/9, क्या आंसर होगा, डी ऑप्शन। अपॉन में 9 एक ही जगह आ रहा है, डी आंसर होगा, ठीक है। ओके, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कोई टेंशन ना लो, कोई सॉल्व ना करो, ऑप्शन से वैल्यू पुट कर दो, और सबसे छोटे से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि पी की पावर स्क्वायर भी है और फैक्टोरियल भी, सबसे छोटे स्टार्ट करो। मान लेते 3 आंसर है, 3 + 6 + 9, क्या सही आ रहा है, यस, खत्म काम। आप सॉल्व करने की कोशिश मत करो इन चीजों को, आपको वैल्यू पूछिए, आप ऑप्शन से स्टार्ट करो, और क्योंकि स्क्वायर दिया है, फैक्टोरियल दिया है, तो छोटी वैल्यू स्टार्ट करो, क्योंकि 7 का फैक्टोरियल बहुत बड़ा हो जाएगा, और 7 का फैक्टोरियल बहुत बड़ा होगा, इधर पी स्क्वायर और 49 होना है, मतलब छोटी वैल्यू लेंगे हम, तो सीधे ऑप्शन से स्टार्ट करो। अरे समझे, इक्वेशन से करना तो शीट में दे रखा है, सॉल्यूशन में वहां कर लेना। 2 पाइप कैन फिल अ सिस्टम इन 16 मिनट्स एंड 24 मिनट रेस्पेक्टिवली। दीज पाइप्स आर ओपन ऑल्टरनेटिवली फॉर 1 मिनट ईच स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इन हाउ मच। देखो, पहला पाइप 16 मिनट, दूसरा पाइप 24 मिनट, एलसीएम कितना आ गया 48, 16 3 जा 24 2 जा। अब फर्स्ट पाइप फिर सेकंड पाइप, पहला पाइप 3 लीटर, दूसरा पाइप 2 लीटर, दोनों मिलकर 2 मिनट में कितना भर रहे हैं। अब 5 का मल्टीपल 48 के 5, 48 के 5 कितना होगा, 8 × 40 कर लो, तो 40 लीटर और 16 मिनट, मैंने एक जानबूझ कम लिया है। 17 मिनट पे कौन आएगा, ए। जब भी ऑल्टरनेट वर्किंग हो तो दोनों का 7 का निकाल लो, फिर उनको कुछ मल्टीपल निकाल लो उसके, हमको 48 लीटर भरना था, ठीक है, और ये दोनों मिलकर 2 मिनट में भर रहे हैं 5, तो 5 का गुणज जो 48 के पास हो, 5 × 40, 5 × 45, लेकिन एक पीछे लो, 48 के पास में 5 का गुणज 8 बार आया, 5 × 40, मतलब 16 मिनट तक हमने कर लिया, 2-2 करके चलते चले गए, पहले ए फिर बी फिर ए और बी सो ऑन। अब अगले 17 मिनट में कौन आएगा, ए आएगा, जो भरेगा कितना 3 लीटर, कितना हो गया 43। 18वें मिनट में कौन आएगा, कितना हो गया 45। 19वें में कौन आएगा, ए 3, हो गया 43, आंसर इज
19 मिनट। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, एक भिन्न में यदि अंश को 40% बढ़ाया जाता है तथा हर को 80% बढ़ाया जाता है तो नई भिन्न पुरानी भिन्न का कितना भाग है? अब ध्यान देना, मान लेते हैं x और y आपकी पुरानी भिन्न है और x डैश y डैश हमारी क्या है? नई भिन्न है। तो बोला है नई भिन्न पुरानी भिन्न का x डैश y डैश अपॉन x y, ये पूछा हुआ है आपसे। ठीक है, तो देखो x डैश में क्या बोला है? अंश को कितना बढ़ाया है? 40%, मतलब 1.4x, और y डैश को 1.8y। तो वैल्यू पुट कर दो, 1.4x अपॉन 1.8y अपॉन x अपॉन y, ये कट गया पूरा पूरा। तो दिस इज 1.4 अपॉन 1.8, बी ऑप्शन। अब सुनो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को एग्जाम में जल्दी कैसे करा जाएगा? क्वेश्चन है, एक वस्तु 28% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसका क्रय मूल्य 124 बढ़ाया जाता तथा इसी समय इसका विक्रय मूल्य 78 बढ़ाया जाता तो लाभ प्रतिशत 24 हो जाता। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिगर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दे रखी है, मतलब 1986, 1960, जैसे कि किसी सन के नाम हो, 1884 है ना, इस तरह के कोई ईयर दे रखे हो। हाँ, कुछ ऐसे लग रहा है। तो अब इस क्वेश्चन करने का तरीका, अगर वो पहले सीपी उसकी एक्स होती तो सेलिंग प्राइस कितनी होती? 1.28x। क्यों भाई? अब उसका क्रय मूल्य x को मैंने 124 बढ़ा दिया, इधर मैंने 1.28x को कितना बढ़ा दिया? 78। अब हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है? ये हो गया आपकी इक्वेशन। अरे समझे, थोड़ी सी टेढ़ी बनी है इक्वेशन भाई, क्योंकि यहां पर बहुत सी कैलकुलेशन इंक्लूडेड है। और इस क्वेश्चन में एक्चुअली ये क्वेश्चन इक्वेशन से हो पाएगा, क्योंकि वहां पर आगे हमें कई सारे वैल्यू बहुत टफ दे रखी हैं। फिर भी कोशिश करते हैं। 1.24x प्लस 124 इंटू 1.24 इज इक्वल 1.28x प्लस 78। अगला स्टेप 1.28x, ये इधर जाएगा और ये हो गया 124 इंटू 1.24 माइनस 78, ये कितना हो गया? 0.04। x की वैल्यू कितनी आ गई? अब सॉल्व करना पड़ेगा इसको यहां पर। ठीक है, क्योंकि वैल्यू बहुत टफ है जो ऑप्शन दिया है, तो हम ऑप्शन स्टार्ट भी नहीं करेंगे इसको, क्योंकि अगर गलत हो गया तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। किसी किसी क्वेश्चन में कभी कभी आपको पूरा करना पड़ सकता है। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर टू कंसेंट्रिक सर्किल, रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल इज 21, एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्किल इज हाफ ऑफ द एरिया बिटवीन द टू सर्किल, फाइंड द एरिया। देखो यार, वी हैव टू कंसेंट्रिक सर्किल, बोला है रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल, दिस रेडियस इज 21 एंड एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल हाफ ऑफ द, ओके, लेट दिस रेडियस इज r। तो जो कंडीशन बोली है, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल पाई r स्क्वायर इज इक्वल हाफ ऑफ द एरिया बिटवीन दीज टू सर्किल, मतलब ये जो रिंग बनी है। अब ये एरिया क्या होगा? पाई 21 स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, ये 2 इधर ले आओ और सबका पाई कैंसिल कर दो, तो 2r स्क्वायर इज इक्वल 21 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, या 3r स्क्वायर इज इक्वल 21 स्क्वायर। r स्क्वायर कितना हो गया? ठीक है, हमको पूछा गया है फाइंड द एरिया बिटवीन द टू सर्किल, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा? बाहर का एरिया माइनस अंदर का, हाँ वही करेंगे अभी। पाई 21 स्क्वायर माइनस पाई, ये हमें निकालना है। बोला है दोनों सर्किल के बीच का एरिया, तो पाई 21। अच्छा, इसमें से पाई कॉमन आएगा, 21 स्क्वायर माइनस ये वैल्यू क्या दे रखी है? 21 स्क्वायर बाई 3, तो 21 स्क्वायर कॉमन ले लो। आप ध्यान रखो, कभी पूरा सॉल्व मत क्या करो, कहीं ना कहीं उनका यूज हो जाता है, तो फालतू में टाइम वेस्ट मत क्या करो। ये 1 माइनस 1/3 या 2/3। अब देखो पाई होता है 22/7, एक 7 यहां पर, एक 7 यहां पर, तो आंसर 7 का मल्टीपल जरूर होगा, या 3 का मल्टीपल जरूर होगा, और 11 का मल्टीपल होगा। तो देखो क्या ये 3 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये है? यस। क्या ये 7 का है? नहीं। क्या ये 3 का है? यस। क्या 7 का है? यस।
ये 7 का है? नहीं है। आंसर इज सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैलकुलेशन कम से कम करने के तरीके बता रहा था मैं आपको कि आप डिविजिबिलिटी चेक कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आंसर निकाल लो, है ना। देखो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शॉर्टकट कैसे करेंगे? x इज इक्वल साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड y इज इक्वल सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। देखो, जिसने भी हाई स्कूल बहुत ढंग से पढ़ी हुई इस क्वेश्चन को, वो एग्जाम में नहीं निकाल पाएगा। जिसने हाई स्कूल बहुत ढंग से दिल से पढ़ी है, हाई स्कूल इंटर, जिसने जुगाड़ से किया है वो निकाल लेगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको पूछा है y इन टर्म्स ऑफ x, मतलब y की वैल्यू पूछी हुई है। अच्छा, जो हाई स्कूल पास ढंग से किया वो क्या करेगा? उल्टा कर लेगा, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, और फिर इसको एलसीएम लेगा, ऊपर लिख लेगा x अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर यहां से इसका स्क्वायर कर लेगा। वैसे वो भी आसान है, कोई बड़ा टफ नहीं है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अरे समझे भाई? और यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। समझे? ये भी तो आसान तरीका है। मैंने क्या किया? सेक को 1 अपॉन कॉस कर लिया, कॉस को 1 अपॉन साइन कर लिया, एलसीएम ले लिया। ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम, और ऊपर हो गया साइन थीटा प्लस, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक्स दिया हुआ है, मैंने एक्स पुट कर दिया, और साइन थीटा कॉस थीटा। अब मुझे ये चाहिए तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है, और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको उधर शिफ्ट कर लिया तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 या 2x अपॉन, ये आपका आंसर हो गया। ये भी आसान है। लेकिन अगर मैं इसको जल्दी करना चाहूं और एंगल से करना चाहूं तो कैसे करेंगे? देखो, मैं थीटा को मान लेता हूं √45, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा? 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 या √2, और ये हो जाएगा √2 तो 2√2। समझे? अब इस x का मान वैल्यू पुट करो, देखो कौन सा आंसर 2√2 दे रहा है, आपका ये करना है बस। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये दे रहा है, ये कितना हो जाएगा? 2 + 1 3 नहीं दे रहा है, ये नहीं होगा। ये हो गया 2 - 1 ऊपर हो गया √2, ये दे रहा है खाली √2, तो मेरा आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। समझे? ये होता है जुगाड़ू। तो एसएससी में जो बंदा जुगाड़ू होगा वो जल्दी निकाल पाएगा। आप जितने कम से कम क्वेश्चन, सॉरी जितने ज्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में करो, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, पूरा करना मत शुरू कर दो, दिमाग लगाना शुरू कर दो कि यार मैं इसको ऐसे करूं या ऐसे करूं, ठीक है। तो ये आपकी सोच बनेगी जिस दिन, तब आप सिलेक्शन पा पाओगे। आगे बढ़े। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैटिंग एवरेज फॉर 44 इनिंग ऑफ अ क्रिकेटर प्लेयर इज 59 रन. His highest score exceeds his lowest score by 156 runs. If these two innings are excluded, the average of the remaining inning is 57 runs. Find the highest. देखो यार, हाईएस्ट स्कोर प्लस लोएस्ट स्कोर, ध्यान देना, और टोटल इनिंग कितनी? 44। तो अगर मैं हाईएस्ट और लोएस्ट हटा दूं तो बचेंगी कितनी इनिंग भाई? 44 स्कोर, 44 जो इनिंग उसने खेली है उसमें एक स्कोर तो हाईएस्ट होगा, लोएस्ट होगा, तो बची कितनी इनिंग? 42। और 42 का एवरेज कितना है? सम ऑफ 42 इनिंग। देखते एक बात कितने लोग समझ पाए भाई। हाईएस्ट और लोएस्ट हटाने के बाद बचा 57 इसका, और इनिंग कितनी होगी? 42। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम बराबर मीन इंटू नंबर। तो ये सम आ गया आपका, तो ये हो गया 57 + 42। बताओ ये क्या है? ये सम ऑफ ऑल 44 इनिंग्स है ना, और अपॉन 44 इज इक्वल कितना? ठीक है, तो यहां से हो गया हाईएस्ट प्लस लोएस्ट प्लस 57 × 42 बराबर 59 × 44। यहां से हाईएस्ट प्लस लोएस्ट की वैल्यू आ जाएगी भाई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और बोला इफ दिस फाइंड द हाईएस्ट स्कोर। अच्छा, हाईएस्ट स्कोर एक्सीड हिज लोएस्ट स्कोर बाय 156। इसका मतलब हाईएस्ट स्कोर जो है लोएस्ट से 156 ज्यादा है। तो मैं यहां पर लोएस्ट की, मुझे पूछा क्या है? हाईएस्ट स्कोर। तो मैं लोएस्ट की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? हाईएस्ट माइनस 156, ये पुट कर दो यहां पर। तो हाईएस्ट प्लस हाईएस्ट माइनस 156, अब तो हो जाएगा सॉल्व। मतलब यहां पे इतना तो गुणा भाग करना पड़ेगा, इज इक्वल 59 × 44। अगर आप गुणा भाग करने से बचना चाहते हो तो मैं आपको बता रहा हूं ट्रिक। ये समझा क्या हुआ? यहां तो समझा सबको मैंने क्या किया भाई? मैंने क्या किया, वहां पर हाईएस्ट प्लस लोएस्ट लिखा, और जो 57 स्कोर था इसका 42 इनिंग का वो लिख दिया। टोटल सम हो गया 44 इनिंग का, डिवाइडेड बाय 44 ओवरऑल एवरेज फॉर 59। इसको इधर लिया है, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट प्लस 57 × 42 बराबर इतना। अब आपको एक बात बोली हुई है कि जो हाईएस्ट स्कोर है वो लोएस्ट से 156 रन ज्यादा है ना। तो मैंने यहां से हाईएस्ट और लोएस्ट की वैल्यू पुट कर दी। अब ध्यान देना मैं करने क्या जा रहा हूं, 2
टू हाईएस्ट बराबर 59 इंटू 44 प्लस 156 माइनस 57 इंटू 42। अब अगर आपके पास वो जुगाड़ कला नहीं है तो आप इसको पूरा गुणा करोगे, है ना, और आप पे कम से कम 5 से 10 सेकंड वेस्ट होंगे। मैं क्या करता, 9 चौक प्लस 6 माइनस 7 दूनी, अरे बोलो, और 6 6 12, 12 माइनस 4 8, और इधर 2 है। आंसर इज बी ऑप्शन। 9 भी तो हो सकता है ना, 9 दूनी 18 भी तो होता है, यहां पे फंस सकते हो आप, तो आप गुणा कर लेना भाई। मतलब इस तरह से कभी कभी उल्टा भी हो जाता है शॉर्टकट जुगाड़, तो मतलब कुछ तो कर लेना आप लोग, क्योंकि आंसर बहुत क्लोज है ना यार, जुगाड़ फेल ना हो जाए इसमें, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है और 4 दूनी 8 होता है, दोनों बराबर पड़ रहे हैं। मतलब ये समझ में आपको पूरा गुणा भाग करना पड़ेगा यहां पर। वो भी चालाक होते हैं एग्जाम वाले भी, यार लड़का लगता है जुगाड़ सीख के आ रहा है अब, तो जुगाड़ हटा दो। हाँ हाँ, वो भी लगा सकते हैं, उसमें भी लंबा जब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसमें भी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, बिना कैलकुलेशन बच नहीं सकते इस क्वेश्चन में। इसका तो एलिगेशन मेथड ये हो सकता है कि 42 इनिंग का स्कोर है, एवरेज 57, 2 इनिंग हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का नहीं पता, मान लेते हैं इनका एक्स मान लो यहां पर, इनका बल्कि इसको एक्स नहीं मानते हैं, बल्कि 2 इनिंग तो ही है, 2 इनिंग का मान लो आप, अगर देखो हाईएस्ट और लोएस्ट है 2 इनिंग, और लोएस्ट की वैल्यू कितनी है, हाईएस्ट माइनस 156, तो 2 हाईएस्ट माइनस 156 यहां पर, या तो इसको ए मान लो आप, ठीक है, और ओवरऑल कितना 59, ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 42/2 इज इक्वल ए माइनस 59 अपॉन 2, ये दोनों कट गया, ए बराबर कितना आ गया 101 आ गया। तो अब ये ए क्या है, इन दोनों का सम 2h माइनस 156, तो 2h माइनस 156 इज इक्वल 101, तो 2h बराबर कितना हो गया 7, कुछ गड़बड़ हो रही है यार, हाँ सही करो यार, ये औसत एवरेज आया, गुड, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 202, तो कितना देगा 8 और 5 3, अब 2 से डिवाइड कर लो, हाँ 179। मतलब जुगाड़ होते जरूर है, बस हम कहीं स्टार्ट का गलत कर लंबा हो जाए क्वेश्चन, जुगाड़ होते जरूर है, बस उस क्वेश्चन में जुगाड़ फेल हो गया तो आपको यहां पर ये कर लेते भाई, वही तो मैं पहले करा था, बुरा करना पड़ेगा तब भी। एक दूध वाले के पास 48 लीटर प्रति लीटर का दूध है, वह इस दूध में कितना पानी मिलाए जिससे कि मिश्रण को 40 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचने पर 25% लाभ हो। अब ध्यान समझना, ये जो 40 इसका जो मिल्क है उसका प्राइस है 48 पर लीटर, और पानी जो मिलाएगा, पानी का मूल्य क्या हुआ 0, और मिला के वो सेलिंग प्राइस है कितना 40, प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया आपको उसकी सीपी निकालनी पड़ेगी मिक्सचर की। अगर सेलिंग प्राइस 40 है, प्रॉफिट 25 है, तो मानो सीपी एक्स, एक्स इंटू 1.25 बराबर 40, एक्स बराबर 40 बटे 32 रुपए आ गया। इसका मतलब 48 रुपए दूध को कितने पानी से मिलाया जाए कि हमें 32 रुपए लीटर वाला मिश्रण बन जाए। तो मान लेते हैं दूध लिया हमने एक्स, पानी लिया वाई, एक्स दूध की कॉस्ट 48, पानी की कॉस्ट 0, मिलकर बना 32, बस सॉल्व कर लो। ये तो मैंने एलिगेशन पढ़ाया था, बेसिक क्वेश्चन था ही था उसमें कि सेलिंग प्राइस को आप सीपी निकालोगे, सीपी बीच में पुट करोगे, एक्स के आगे 32 और इधर आगे 16, 2:1, सी ऑप्शन। द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज 36। देखो अगर हम बात करते हैं क्यूबॉइड की, बेस होता है लेंथ ब्रेथ और ये हाइट, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड 36, LB इज इक्वल 36, ठीक है। द एरिया ऑफ वन ऑफ साइड फेस एंड द एरिया ऑफ अनदर साइड फेस आर 64 एंड 90.25। बहुत ढंग से समझना, एरिया ऑफ वन ऑफ फेस एंड एरिया ऑफ अनदर फेस, जैसे ये है माना डेस्टर की बात करते हैं, ये तो बेस हो गया, अब एक फेस ये, एक फेस ये, क्योंकि ये फेस तो सेम होगा, ये फेस सेम होगा। एक फेस की एरिया दे रखा है LB नहीं LH 90.25 और BH कितना दे रखा है 64। ये समझ में आया भाई? अगर ये L है, ये B है, ये H, तो LB तो नीचे वाला हो गया, ऊपर नीचे बराबर हो गया, एक फेस ये बचा, एक फेस ये बचा, तो दोनों दे रखे हैं। तो अब कुछ भी मान लो आप, LH BH मैंने मान लिया, बोला है वॉल्यूम, तो देखो वॉल्यूम क्या होगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा LB
एल एच बी एच बराबर 36 इंटू 64 इंटू 90.25। ठीक है भाई, ये क्या होगा देखो, 2L 2B 2H क्या बन जाएगा, L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर 36 इंटू 64 इंटू 90.25। देखो यार, अगर मैं इसका अंडर रूट कर दूंगा, ये बचेगा LBH, ये क्या बचेगा 6, ये हो गया 8, और ये कितने हैं, किसका स्क्वायर है ये? आपने बहुत पहले एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच एंड्स विद 5। जैसे 35 का स्क्वायर पढ़ा है, 25 लिखो, 3 चौक 12 ऐसे करते हैं। तो 90 25 है तो आखिरी में तो 5 आएगा, और 90 के 10 गुना 9 तो 9.5 का स्क्वायर है। ये भी चीजें याद होनी चाहिए ना। अच्छा, 6 8 9.5 गुना कर लो। और दूसरी बात, यहां पर 19 का मल्टीपल है, देखो 95 में 19 आ रहा है ना, और एक 3 भी आएगा, तो क्या ये 3 का मल्टीपल है? 19 दूनी 38 76, ये 19 का मल्टीपल है, ये हो सकता है। क्या ये 3 का मल्टीपल है? ये नंबर है, 19 का है? नहीं है, ये नहीं है। आंसर इज ए ऑप्शन। अरे समझे, मैंने 19 का मल्टीपल देख लिया, पूरा करना नहीं चाहिए क्वेश्चन कभी भी, डिविजिबिलिटी बहुत काम आती है। Okay, x plus 2 is HCF of this and x square plus cx plus d, then which of the following is correct? देखो यार, अगर कोई वैल्यू किसी का फैक्टर होता है, जैसे आपको दिया x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और x स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसका फैक्टर एक है x प्लस 2 और एक है इसका भी x प्लस 2 है, तो इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू यहां से 0 पुट कर देता हूं, ये तो x की वैल्यू होगी -2। अगर मैं x की जगह -2 रख दूं, फैक्टर होने का मतलब उसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, तो अगर मैं x की जगह -2 रखूंगा तो इक्वल में आएगा 0। फैक्टर का मतलब यही होता है कि जो जिसको डिवाइड कर रहा है उसको 0 रखो, उससे x की वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू आप पुट कर दो, तो ये जाएगा 4 - 2a प्लस बी इज इक्वल 0। ये पुट करो, 4 - 2c प्लस डी इज इक्वल 0, दोनों बराबर कर दो, तो 4 - 2a प्लस बी इज इक्वल 4 - 2c प्लस डी। ठीक है, इसके बाद ये 4 कट गया, 2a इधर 2c इधर, देखो ये आंसर है शायद, नहीं, b प्लस 2c इज इक्वल d प्लस 2a, कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन। और एक और सजेशन आप लोगों के लिए, जब भी कोई किताब पढ़ो, मैथ्स करो, इंग्लिश करो, कभी भी एक साथ एक क्वेश्चन करने तो आंसर मत देखो, आप 10 20 25 क्वेश्चन टारगेट बनाओ, मुझे 20 क्वेश्चन करने हैं अब इसके, 25 क्वेश्चन टारगेट बनाओ, क्योंकि एग्जाम में 25 क्वेश्चन करने होंगे मैथ्स के, तो मैथ्स के 25 क्वेश्चन टारगेट बनाओ, एक ओमार शीट ले लो, फोटो अभी 50-60 उसके पेज, फिर उसको ओमार भरो, क्योंकि हर तरह का एग्जाम में सारे आपके ऊपर प्रेशर हो जाए ना कि भाई 25 क्वेश्चन आपको आधे घंटे में करना है। ये कभी मत करना कि पहला क्वेश्चन किया उसका आंसर देखा, सॉल्यूशन देख लिया, फिर दूसरा किया आंसर देखा, सॉल्यूशन, ऐसे मत करना कभी, इससे आप कभी तैयारी नहीं पाओगे एग्जाम के लिए। कोई भी बुक लेना है उसमें पहले 25 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, उन 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखना है, पहले आंसर देखना है कि आप कितने गलत कितने सही हुए, ठीक है, फिर जो गलत हुए क्यों गलत हुए, उसमें क्या गलती हुई आपकी, सॉल्यूशन सबसे आखिरी में देखना होता है। अगर आप सॉल्यूशन सेम टाइम में देख लोगे कभी आप कुछ सीख नहीं पाओगे। आप देखो आपसे गलती क्यों हुई, क्वेश्चन गलत क्यों हुआ आपका, उसको फिर खुद से सोचो कि गलती कहां की आपने और टाइम ज्यादा क्यों लगा। कोई भी क्वेश्चन करना है पूरा करने मत बैठ जाना, पहले उसको दिमाग में चलाओ कि यार मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूं, इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है आपसे वो, ठीक है ना, फिर पेन चलाओ। आप पहले पेन चलाते हो इसलिए गलत हो जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन रो अ बोट 18 किलोमीटर इन 4 आवर्स डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न अप स्ट्रीम इन 12 आवर्स। देखो 18 किलोमीटर 4 आवर्स में x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम मतलब ये नाव की गति और ये धारा की गति, और अप स्ट्रीम में ये हो जाता है माइनस, तो आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब y पूछा हुआ है, तो देखो उसको जोड़ लो, बल्कि घटा लो, माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, ये हो गया 2y, ये हो गया 18/4 माइनस 18/12, एलसीएम आ गया 12, 18 कॉमन, 3 - 1 बराबर 2y, तो हो जाएगा 18/12 1.5। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके x टू द पावर 40 + 2 व्हेन डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 + 1, रिमाइंडर पूछा, तो हम क्या करेंगे, इसका रूल होगा, इसको 0 पुट करोगे, x की पावर 4 बराबर -1 आ गया, तो -1 यहां पुट करना है आपको x की पावर 4 की जगह, लेकिन ये क्या है, x की पावर 40 है प्लस 2 है ना, तो इसको लिखो x की पावर 4 की पावर 10 + 2, समझे भाई ये बात, और x की पावर 4 कितना आया
-1 की पावर 10, और 10 क्या होता है? इवन नंबर, तो माइनस की पावर हो गई प्लस, ये हो गया 1, 1 + 2, आंसर इज a man of height 2 meter wants a fruit which is kept at a top of 10/3 meter high pole. If the man is sitting 4√3 meter away from the base of the pole, then at what angle should he throw the stone so that stone will hit the fruit? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक फ्रूट है जो कितना ऊंचाई पर है? 10/3 पर, ठीक है, और एक लड़का है, उस लड़के की हाइट है 2 मीटर, ऐसा कुछ हाइट है उसकी, और ये किस एंगल पे फ्रूट पे निशाना लगाए कि वो जाके उसको लग जाए, और ये कितना दूरी पे खड़ा है? 4/√3। तो देखो अगर ये 2 मीटर, तो ये भी तो 2 मीटर होगा, तो ये कितना बचा? 4/3, 10/3 में से मैंने 2 घटा दिया, तो मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो tan थीटा कितना हो गया? 4/3 अपॉन 4 ये 4 कट गया, √3/3 या 1/√3। tan में 1/√3 कहां होता है? 30 डिग्री, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In triangle ABC, angle B is π/3, angle C is π/4, and D divides BC into the ratio 1:3. Then okay, BC को D divides BC into the ratio 1:3, और आपको बोला हुआ एंगल B कितना है? 60, और ये 45, तो ये कितना होगा? 75। पूछा है साइन एंगल BAD अपॉन साइन एंगल CAD। नाउ BAD ये एंगल हुआ, और CAD कौन सा एंगल हुआ? ये हुआ, है ना। मान लो कि ये एंगल अल्फा, ये बीटा है। आपको एक बात दी है 1:3, इसका यूज क्या करोगे आप? 1:3 का यूज कैसे होगा इस क्वेश्चन में? अगर मैं यहां से पपड़ा ड्रॉ कर देता हूं, देखो आपको ये तो कंफर्म हो गया 60 है, ये 45 है ना सी, हाँ ठीक है। तो चलो जो आपको एक रूल बता देता हूं, यहां पे लगेगा साइन रूल, वो आपके लेवल में है नहीं कि जो आगे क्वेश्चन बता देते हैं। इसमें साइन रूल लगेगा। अगर किसी ट्रायंगल में ABC, ठीक है, ये A के सामने भुजा A, B के सामने भुजा B और C के सामने भुजा C, तो इसका रूल होता है साइन ऑफ एंगल A अपॉन A के सामने भुजा A, ठीक है, साइन ऑफ एंगल B अपॉन B, और इज ऑल्सो इक्वल टू साइन ऑफ एंगल C अपॉन C, ये रूल होता है। अब क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, तो क्या करें जब करना ही है, तो देखो जो यहां पर हमको वैल्यूज दे रखे हैं उसके हिसाब से हम करते हैं। हम क्या करेंगे, देखो इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ABD, साइन 60, इसके आगे भुजा कौन सी है? AD, है ना, और हमको पूछा गया BAD, तो साइन एंगल BAD जो पूछा उसको ले लो आप इस तरह से। इसके आगे भुजा कौन सी है? BD, ठीक है भाई। अच्छा साइन 60 कितना होगा? √3/2, और इस BD को इधर लिया तो हो जाएगा √3/2 इंटू BD अपॉन AD इज इक्वल साइन एंगल BAD। बात समझ में आती है? ये वैल्यू आ गई ना। दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम, ये CAD वाला, कौन सा एंगल चाहिए? साइन एंगल CAD। तो देखो भाई साइन 45, उसके आगे भुजा कौन सी? इज इक्वल साइन ऑफ एंगल CAD, कौन सी भुजा सामने? DC। तो यहां से क्या आ गया? साइन एंगल CAD बराबर साइन 45 1/√2, और ये हो गया DC अपॉन AD, ठीक है भाई। अब आपको पूछा गया साइन BAD और साइन CAD का रेशियो, ये तो पूछा हुआ है, डिवाइड कर दो। साइन BAD कितना है? √3/2 इंटू BD/AD, और ये वैल्यू कितनी? साइन CAD 1/√2 इंटू DC/AD, तो AD कैंसिल हो गया, हमारा एक मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और BD अपॉन DC कितना दिया है? BD अपॉन DC 1:3, तो ये √2 ऊपर आएगा, √3 इंटू √2 अपॉन 2, ये 2 नीचे आ जाएगा ना, और BD अपॉन DC 1:3, तो ऊपर हो गया √6, नीचे हो गया 6, तो आंसर क्या आएगा? 1/√6। भाई यहां पे साइन का एंगल का यूज हुआ है, साइन थ्योरम होती है उसका यूज हुआ है। वैसे आप लोगों को लेवल में क्वेश्चन है नहीं, लेकिन कर लो फिर भी। ओके, पाई चार्ट है, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट अटेंडिंग ए नेशनल सेमिनार,
टोटल स्टूडेंट है 8000, ये बाकी सारे स्टेट्स का दिया हुआ है, और परसेंट फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट अटेंडिंग ए नेशनल सेमिनार 3500, मतलब 8000 टोटल लड़के आए, टोटल स्टूडेंट आए, उसमें से 3500 क्या है, फीमेल है, और उनमें भी दिया हुआ है किस स्टेट से कितनी फीमेल आई हैं, तो मतलब डबल ग्राफ है। देखते हैं व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम कर्नाटका टू द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम केरला। आसान क्वेश्चन है, दोनों के बारे में फीमेल पूछा हुआ है, कर्नाटका 10%, 10, केरला 25, 2/5, दोनों में केवल फीमेल था, तो हम केवल नीचे चार्ट लेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर बोलता है कि फ्रॉम केरला, बॉयज फ्रॉम केरला, तो फिर बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता जो आगे आने वाला है। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट फ्रॉम महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश टुगेदर, पर ये क्वेश्चन बढ़िया है। देखो यार, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में 28% और मध्य प्रदेश 14, तो टोटल स्टूडेंट इंक्लूडिंग मेल फीमेल कितने हैं महाराष्ट्र से, 42% ऑफ 8000। अरे समझे बात, ये टोटल स्टूडेंट है जिसमें मेल फीमेल दोनों काउंटेड है। मैं समझने की बात है, आप ये मत कर देना कि इसी का निकाल के आंसर लिख दो, ठीक है। अच्छा, टोटल फीमेल इन्हीं दोनों स्टेट से, तो देखो मध्य प्रदेश 13 और कर्नाटक महाराष्ट्र 18, 31%, 31% ऑफ 3500। तो इनका डिफरेंस निकालना है आपको, है ना। 42% में अगर परसेंट हटाएंगे तो 0 हट जाएगा, ये हो गया 42 गुना 80, 3360, और ये 31% है, तो 31 गुना 35 करना पड़ेगा, तो 35 से कम 35 बचा 3, 105, 1085, तो 1085 ये हो गया, और 3360, तो डिफरेंस ले लो। आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मेल फीमेल दोनों, ये खाली फीमेल है, तो कहीं मेल पूछ लिया जाए तो टोटल में से मेल फीमेल घटाना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना। 7 What is the respective ratio between number of male student from Assam and number of male student from मध्य प्रदेश। अब यहां भी बड़ा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट फ्रॉम असम, असम से 18% किसका, 8000 का, माइनस 13% किसका, 3500, ये तो हो गया असम के मेल, अपॉन मध्य प्रदेश के मेल 14% ऑफ 8000 माइनस असम 13% ऑफ 3500। अरे बात क्लियर है ना। अब सुनो, मैं क्या करता हूं, ध्यान देना, ये 2 जीरो से पूरे जीरो काट दिए, इधर ये 2 जीरो काट दिया, ये 2 जीरो काट दिया, ठीक है। अब करना पड़ेगा, अब कुछ बचा ही नहीं, 18 गुना 80 माइनस 13 गुना 35 अपॉन 14 गुना 80 माइनस 13 गुना 35, ये तो करना पड़ेगा आपको। एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, अरे दोनों बराबर ही है, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं हुआ। अच्छा, अब कुछ और, हाँ 5 से काट देते, थोड़ा आसान हो रहे थे, 5 से 16, 5 से 7, ये 7 और ये 16, क्यों, थोड़ा आसान हो गया कैलकुलेशन। यहां पे 16 गुण 16 अट्ठे कितना हो गया, 144, 14, 304 माइनस 91 अपॉन, अब छोड़ो, यहां पर आंसर आ गया 3 और 1, 213, हाँ ये गलत हो गया, कैलकुलेशन गलत हो गई। 16 गुना, अच्छा हाँ 8, ये गलती कर दिया मैंने, 16 गुना 9 होता है 144, 28 हो गया ना, 12, 288, 8 में से एक गया 7, ऊपर 7 किस किस में है, 3 में है, ये भी चला के सारे में, तो नीचे करना पड़ेगा हमको, नीचे डिफरेंट है, नीचे कर लो, चलो ऊपर है 16 चौक 64, 6, 16 कम 16 6 22, 224 माइनस 91, 3 किस में है, सी ऑप्शन, ठीक है भाई। ऊपर सब में 197 था, नीचे सब में अलग अलग था, तो मैंने वो देख लिया नीचे वाला। What is the respective ratio between number of female student from Karnataka and number of male student from same state? अच्छा, फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम कर्नाटका, फीमेल कर्नाटका 13, 8000 का 13% माइनस कर्नाटका, मेल पूछा ना पहले, अच्छा पहले फीमेल पूछा हुआ है, ठीक है, तो 10% ऑफ 3500 अपॉन रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम कर्नाटका एंड नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट फ्रॉम सेम, तो 13 इंटू 8000 अपॉन 100 माइनस 10, ये तो करना पड़ेगा। अब देखो कितना आसान बात है, यहां पर ये 100 तो कैंसिल हो गया, 2 जीरो काट दो,
तो ऊपर हो गया 350 अपॉन 13 इंटू 80 माइनस 350, ठीक है, 10 काट दो तो 35, ठीक है, 104 माइनस 35, ऊपर 7 का मल्टीपल जरूर आएगा, 35 जरूर आएगा, दो जगह, चलो देख लेते हैं। 14 माइनस 5 9, ए ऑप्शन। अरे समझे क्या हुआ, ऊपर 35 है नीचे 9 आ गया एक में, बस हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है, मिला लो इस तरह से आंसर।